जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यह जो वीडियो का सीरीज था, इस सीरीज में हम क्लास 10 का हिंदी देख रहे थे। ठीक इसी में जो है कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विष के दांत, उसका जो है कि हम इससे पिछले वीडियो में आपको कहानी का जो है कि सारांश बता दिए थे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा सारांश बच गया था, उसको कवर करेंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नहीं सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में होगा, लेकिन इस वीडियो में सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते हैं और अपना कंटेंट की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, यानी कि देखिए हम लोग यहाँ तक जैसे आप पढ़ा रहे थे तो लाइन कट गया था, जिसके कारण वीडियो रुक गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इसका जो है ना कि अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या चीज, एक क्या है मदन है। सब मतलब कहानी का जो नायक है मेन मदन है। कौन है? मदन। और इसका विलन है कासू। कौन है? कासू। ठीक, तो कासू का 2 दांत तोड़ा गया था, किसके द्वारा? मदन के द्वारा तोड़ा गया था। ठीक, अब इससे ज्यादा जानने के लिए आपको वीडियो पीछे वाला वीडियो देखना होगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है क्या चीज, देखिए यहाँ इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। किस बात को लेकर? इसमें जो है कि जब मदन को तब जो है ना कि मदन जो है कासू को लट्टू के साथ खेलने से मना कर दिया था। ठीक, कौन किया था मना? मदन ने। जब मना किया था तो ये कहता कि मदन ने भी लट्टू खेलने से मना कर दिया। तो कासू ने मदन को 2-4 घुसा दिया, जमा दिया, मतलब 2-4 घुसा क्या मार दिया। जब किसी को खेलने के लिए नहीं देगा तो क्या करेगा? वो जबरदस्ती करेगा, तो वही करने लगा। तब मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। वही बात, 2 दांत तोड़ दिया। किसका? कासू का दांत तोड़ दिया। याद रखना क्या दांत तोड़ा है? 2 दांत तोड़ा है। उसके बाद इसे यानी कि इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है। बालक जिद्दी होता है, कहानीकार बताना चाहता है क्या? बालक जिद्दी होता है। चलिए अब देखिए, उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बालक जो बच्चा होता है उसको अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वह सिर्फ क्या होता है? वह जिद्दी होता है। हमें चाहिए ये चीज तो चाहिए, बस उसको यही पता रहता है। अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे गिरधर लाल किसका है? गिरधर लाल जो है मदन का पिताजी है, मदन का बेटा, यानी कि मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का है। तो गिरधर लाल जो है सेन साहब की नौकरी करता था। जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, मालिक और नौकर के बेटा में जब झगड़ा होगा और नौकर का बेटा मालिक के बेटे को बढ़िया से कूट दे, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा कि नौकरी से उसको निकाल देगा। तो वही हुआ, नौकरी से यहाँ निकाल दिया गया। उसमें कहता है उसके बाद आगे, यही गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे की पिटाई करता था, यानी कि गिरधर लाल जो है ना अपने बेटे को ही खूब मारता था, रोज मारता था। उसका नित्य प्रतिदिन क्या था? लड़ाई झगड़ा होना तय था। कौन? गिरधर लाल मदन को मारता था। तो उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया। अच्छा, दूसरे बच्चे से जब लड़ता था ना तो गिरधर लाल जो अपने बेटा को ही मारता था, लेकिन उस दिन जो है किस दिन? जिस दिन मदन को मारा था, मदन को नहीं, किसको? कासू को मारा था। उस दिन क्या किया? उसका बेटा, उसका जो पिताजी था, उसका पिता, किसका पिता? मदन का पिता, वो अपने बेटे को गले से लगा लिया। यहाँ कहता हुए छाती से लगा लिया। और क्या चीज? शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। यानी कि उसका बाप भी खुश हो गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला है प्रश्न और आंसर। ठीक, तो बढ़िया से प्रश्न को याद करना है। ठीक, याद जब तक नहीं रहेगा तब तक आप परीक्षा में नहीं लिख पाइएगा। चलिए आप देखते हैं आगे। अगला क्या है? क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यानी कि मेन इस वीडियो का पार्ट क्या है? इस वीडियो का पार्ट है क्या जी? क्वेश्चन और आंसर। यानी कि विष का दांत चैप्टर नंबर 2 गोधली, उसका क्या है? क्या है? क्वेश्चन और आंसर है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन और आंसर में क्या है। इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। ठीक, यानी स्पष्ट करो। कहता है कि उत्तर में कहता है विष के दांत कहानी का शीर्षक, ये शीर्षक लिखा है गलत। ठीक, तो आप अपने से ठीक कर लीजिएगा। क्या है? शीर्षक अत्यंत सार्थक है, यानी क्या है? अत्यंत सार्थक है। इसी कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा, अच्छा गिरधर लाल कौन है? किरानी है। क्या जी? किरानी है। किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। क्या चीज कर दिया? देखिए सिर्फ वहां जो है ना कासू का दांत नहीं तोड़ा गया है। किसके द्वारा? मदन के द्वारा सिर्फ कासू का दांत नहीं तोड़ा गया है। वहां एक देखिए क्या चीज, एक अवधारणा का अंत हुआ है। अवधारणा मतलब जो मिथ्या चले आ रहा था पीछे से,
पीछे से जो मिथ्या चले आ रहता है, मतलब चलता रहता है, उसी का क्या हुआ, अंत हुआ है। कहता है कि विष का जो, यानी कि जो कासू का जो दांत तोड़ा है किसके द्वारा, मदन के द्वारा, वह कहता है कि एक दो व्यक्ति के बीच का लड़ाई नहीं है, एक गरीब फैमिली और एक अमीर फैमिली के बीच का लड़ाई है, और सम्मान और अहंकार का भी लड़ाई है। तो वही इसमें कहता है। ठीक, तो चलिए अब देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि सैन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का आपने अपने शब्दों में वर्णन करें। सीधा सीधी बात है कि अगर आप कहानी पढ़िएगा या हमारा ही वीडियो देखिएगा, इससे पिछला वाला वीडियो, उसमें बढ़िया से बताए हैं कि किस तरह से सिर्फ उसका जो सैन साहब का जो 5 पुत्री था, उस पुत्री पर ही सब नियम लागू होता था, लेकिन उसका जो बेटवा था कासू, ठीक, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता था उसके घर का। वही कहता है कि यानी कि भेदभाव हो गया लिंग में, यानी कि लड़का को अलग नियम और लड़की का अलग नियम। वही कहता है कि अपने शब्द में वर्णन करने के लिए। तो चलिए उससे उत्तर पढ़ते हैं। कहता है कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार ललिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत का लेखक कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा, ठीक, क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा है, ने बच्चों और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताई है, जो इस चैप्टर में जो दूरियां बताई गई है वो सचमुच ही अभिशप्त है, यानी कि अभिशप्त है। उसके बाद है कि सैन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता, मतलब कि सैन साहब जो है अपने बेटी को शिक्षा देना नहीं चाहता था, वही कहता नहीं समझता, तथा बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं है। देखिए कितना नियम टाइट है, बेटियों को हंसने का भी इजाजत नहीं है, लेकिन बेटा खूब हंसेगा। उसके बाद है और बेटे को नटखटापन के रूप में इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है। देखिए क्या है, बेटी को हंसने का भी अधिकार नहीं है, किसके यहाँ, सैन साहब के यहाँ, लेकिन बेटा उसका उठपुटांग काम भी करेगा, सोचेगा कि इंजीनियर बनेगा ना। वही कहता है कि नटखटापन, बच्चा तो सब नटखट ही रहता है, तो नटखटापन के रूप को भी इंजीनियरिंग के स्वरूप में देखता है। देख रहे हैं। उसके बाद है जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है, जो अभी के समाज के लिए उत्तम नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 3 में कहता है, क्या चीज कहता है कि खोखा किन मामले में अपवाद था। खोखा किसका नाम है, कासू का नाम ही खोखा है, तो खोखा किन मामले में अपवाद था, किन मामले में अपवाद था, देखिए खोखा किन मामले में अपवाद है, तो आंसर देखिए इसका। कहता है कि इस कहानी में सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्लक्षित स्वभाव के मामले में अपवाद था। क्या चीज था, उसका स्वभाव अलग टाइप का था। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, तो यह बताता है, यानी कि यह बात में अपने बहनों को यानी सिस्टर को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटी दो बच्चों अपने रौब में रखना पसंद करता था। यानी कि सीधा सीधी बात है, किसका, खोखा जिसको बोलते हैं कासू, वह जो है ना अपने घर में, उसी का घर में उसके पास 5 सिस्टर था, 5 सिस्टर हो गया और 2 बच्चा रहता था उसी के यहाँ, तो उस कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 यानी 7 पर अपना रवाब चलाता था, मतलब हुकुम जिसको बोलते हैं। ठीक, वही रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था, जो सचमुच क्या था, प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि सैन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, यानी कि सैन साहब जो है अपने बेटवा में यानी कि खोखा में कैसा संभावना देखता था, वह क्या सोचता था कि क्या बनेगा बड़ा होकर, इंजीनियर बनेगा ना। हाँ, वही कहता है कैसा संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने सैन दंपति खोखा में, दंपति मतलब क्या था, यानी कि सैन दंपति है ना, देखिए सैन दंपति मतलब होता है बेटा, सैन का बेटा कौन है, खोखा, वही था। दंपति मतलब होता है बच्चा, दंपति मतलब बच्चा होता है। चलिए खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था। सैन साहब जो है अपने बेटा में इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता था और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया।
अब जब इंजीनियर बनाएगा तो शिक्षा भी उसी प्रकार का देना होगा कि नहीं देना होगा। चलिए, जैसे जैसे क्या चीज, बढ़ईगिरी और अन्य सामान, बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर उसे तोड़ फोड़, देखिए कोई भी फर्नीचर का सामान है उसको तोड़ फोड़ देगा, कोई प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको खोलकर चेक करेगा, वही कहता है तोड़ फोड़ने की। यहाँ देखिए, बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर उसे खोल कर सही करना ही उसके लिए शिक्षा था। यानी सीधा उसको छूट दे दिया था, तुमको जो करना है करो, तोड़ फोड़ दिस दैट सब करना है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, ठीक, वही शिक्षा है। अब देखिए अगला कहता है कि संप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि कुछ प्रसंग है उसको बोलता है व्याख्या करने के लिए। देखिए क्या प्रसंग है, कौन नंबर में कहता है कि लड़कियां क्या है, कहती लड़कियां क्या है और कठपुतलियां है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। देखिए क्या है, कहता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। प्रसंग है किसमें, कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें प्रसंग है। देखिए कितना बड़ा चीज लिखल है। चलिए अब देखिए इसमें कहता है कि लड़कियां क्या है, सवाल पूछ रहा है क्या है, यानी कठपुतलियां है और उसके माता पिता को इसी बात का गर्व है, उसको माता पिता को गर्व है इस बात से, बताइए, जबकि बहुत गलत बात है। देखिए इसका प्रसंग क्या है, वह देखिए, प्रस्तुत सार गर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, सीधा सीधी बात है। ऐसे देखिए यह बहुत कठिन लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखना है ऊपर दिए गए पंक्ति कहां से, हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक, ये फालतू का लिख दिया है इतने बड़ा, ठीक, इतने बड़ा लिखना जरूरी नहीं है, सीधा लिखना है ऊपर दिए गए पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है, ठीक, इतना बात लिखना। उसके बाद जो है सेम टू सेम छाप देना है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा कहना चाहता है कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है। यानी कि इस लेखक यानी कि लाइन के माध्यम से कहना चाहता है कि सेन साहब जो है कि अपने पुत्री को हर प्रकार से इतना नकेल कस के रखा है कि कहाँ उसका वर्णन ही नहीं है, हर प्रकार से तमीज सिखाया गया है। इन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी, यानी कि बताइए हंसने तक की भी इजाजत नहीं है, किसको, सेन साहब के बेटी सबको। उसके बाद ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे, यानी कि लड़कियां जो है सिर्फ कब, शाम के टाइम में खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां है, क्या है, लड़कियां को जैसे नचाना चाहेंगे वैसे नाचेगा। कठपुतली का मतलब क्या हुआ कि किसी के इशारे पर अपना काम करे, अपने मन से कोई काम ना करे, उसी को बोलते हैं कठपुतली। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर ख में है खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी कि सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। वह यानी प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, जिस प्रकार से इसमें है उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से अदत की गई है, मतलब कि लिया गया है, अदत मतलब लिया गया है। अगला है जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है, जिसके कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब के 5 लड़कियां, क्या जी, सेन साहब के 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, क्या जी, जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, ठीक। उसके बाद देखिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान, बिगड़े बाप का बिगड़ा औलाद है, कौन, खोखा, यहाँ लिखल है। लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा जो है बिगड़े बाप का, क्या जी, बिगड़े बाप का बिगड़ा औलाद है, कौन है, बिगड़ा औलाद, जिसे अधिक लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसके बाद आगे आइए, कहता कि उसकी हर गलती में इंजीनियरिंग का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा के स्वभाव उनके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, यानी कि खोखा का जो बाप है, ठीक, तो अपने बेटा के लिए अपना घर का नियम भी
चेंज कर दिया। चलिए आप देखते हैं आगे अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। नंबर गौ में है प्रश्न, कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो प्रस्तुत क्या वही है, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से, पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ई ने लिखना है। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत मतलब लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके, यानी कि ये जो पंक्ति लिया गया है, इस पंक्ति का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि बड़े बड़े सेठ मतलब पैसा वाला आदमी, बड़े बड़े सेठों का जो चरित्र होता है ना, कैरेक्टर, यानी वही बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चे को हतोत्साहित करते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा जो पैसा वाला होता है वह गरीब बच्चा को कैसे हतोत्साहित करते हैं, मतलब कैसे सदमा में डालते हैं, और उसी को बोलते हैं हतोत्साहित करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी मां को कहता है, ऐसे बच्चों को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे ही आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कैसा कैसा ऐसा जो है ना आपको अपने गांव में भी मिल जाएगा। ठीक, आप कुछ नहीं भी कीजिएगा ना, तब पर भी आपके माँ बाप को जाकर कहेगा कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा है, वैसा है, वहां घूमता है, यहाँ घूमता है। ठीक, उस प्रकार का खूब मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या कहा था कि मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं था, मतलब मदन जो है सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं था, लेकिन सेन साहब का जो ड्राइवर है उसको इतना जोर से धक्का देकर भगाया, वो रोड पर गिर गया। जैसे रोड पर गिरा तो खून बहेगा ही, बस वही आशा में था कब हम मेरा पासा पलटेगा। जैसे क्या चीज, जैसे मदन से मांगा लट्टू खेलने के लिए कौन, खोखा, जिसको बोलते हैं कासू, वैसे उसको देना स्टार्ट कर दिया, बोला नहीं देंगे खेलने के लिए। तो ये सब बात है। हाँ, क्या हो गया, नहीं था, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र को यानी कि मदन को क्या क्या डांटता हुआ उसके माँ को, यानी कि डांटता हुआ, डांट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डांटता हुआ उसके माँ के पास लेकर चल गया और कहने लगा उसके माँ को, ऐसे बच्चे को जो है अभी से ही ध्यान दिया करो, नहीं तो क्या कर जाएगा, नहीं तो वह बिगड़ कर चोर, गुंडा, डाकू, मवाली बन जाएगा। ठीक, वही कहता है। चलिए आगे देखिए अगला है घ नंबर में, कौवा की जमानत में, यानी कौवा के जमानत में हंस आने के लिए ललक गया, यानी कि सीधा सीधी बात है। यहाँ देखिए क्या है, कौवा के जमानत में हंस मतलब जिसकी बतख टाइप का जो होता है हंस आने के लिए ललक गया। इसका मतलब क्या है, इसमें कहता है क्या, प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां, देखिए सब है कि सीधा सीधी लिखना क्या है, ऊपर दिए गए पंक्ति में जो दिया गया है अगर पूछ दिया तब, पंक्ति में हमारे पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू, सेन साहब का बेटा कौन है, कासू है, तो सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में, क्या बोलता है, सेन साहब के बेटे कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए, यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि यह हंस, यानी कि हंस मतलब कौन, कासू, हंस मतलब कासू, और कौवा किससे है, कौवा यानी कौवा के जमानत में, कौवा मतलब कौन, कौवा मतलब मदन, तो कौवा के जमानत में आने के लिए ललक गया। समझ रहे हैं, हंस यहाँ जो कौवा जो है, कौवा किसके प्रसंग में बोल रहा है, कौवा बोल रहा है मदन के प्रसंग में, किसके, मदन के प्रसंग में, और हंस किसके प्रसंग में बोल रहा है, तो हंस बोल रहा है किस, कासू के प्रसंग में, किसके प्रसंग में, कासू के प्रसंग में। ठीक, इतना बात याद रखना है। वही कहा था क्या चीज, ललक गया, और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रौब दिखाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ न, जिसके कारण मदन और कासू में झगड़ा हो गए, यानी कि झगड़ा हो गया, और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। क्या कर दिया, लट्टू खेलने के कारण दांत तोड़ा था। ठीक, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है इसी में, सेन साहब और उसके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई, और पत्रकार मित्र ने
उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। लेकिन सेन साहब का मित्र क्या था, पत्रकार था, और दोनों के बीच क्या हुआ, बातचीत हुआ। तो कैसा कैसा बातचीत हुआ, तो वही पूछता है कि किस तरह का बात हुआ और उसका मित्र उत्तर क्या दिया। कहता है कि हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब कहना है कि जब सेन साहब और उसके मित्र के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे के बारे में पूरा बढ़ा चढ़ा कर क्या किया, बकैती किया। तो कहता है कि बेटा कासू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे। यानी मौलिकता के साथ मतलब, मौलिकता का मतलब हुआ क्या चीज कि विस्तार पूर्वक से, ठीक, मौलिकता के साथ बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। क्या जी, इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ऐसे है, बनाने जा रहा हूं। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बात है, ठीक, बिना पढ़ले इंजीनियर बनेगा। मैंने अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को दो एक घंटा, मतलब देखिए अभी बोलचाल की भाषा में क्या, 2-4 घंटा ने, लेकिन बोलता है 2-1 घंटा आकर ठोक पीट कर सिखाने के लिए कहा हूं। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाए। तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी कि उसका पत्रकार जो मित्र है सीधा सीधी बोल जाए कि हाँ मैं भी चाहता हूं कि आपका बेटा क्या बने, इंजीनियर बने। जेंटलमैन मतलब यहाँ जेंटलमैन क्या है, उसके बेटा के बारे में बोल रहा है, जरूर बने। और जो कुछ बने, यानी जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। यानी कि जो बने उसका पूरा आज़ादी है। सीधा सीधी बात है कि कोई क्या बनेगा, यानी कि जिसका जो बनने का मन है वो उसका स्वतंत्र है, वो कहता है पूरा आज़ादी है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7। इसमें कहता है क्या चीज पढ़िए। कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता है। यानी कि मदन और सेन साहब का जो ड्राइवर है उसके बीच में झगड़ा हुआ है, किसको, कार को छूने को लेकर। तो वह झगड़ा के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, तो बताना चाहता है कि हिंदी साहित्य की सब तो ठीक है, महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है, जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता है। क्या चीज, तो वह गरीब की सहायता नहीं करता बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। सीधा सीधी बात है, कोई आदमी क्या, जो अमीर आदमी है उसके नीचे में गरीब आदमी ही काम करता है। वह गरीब आदमी अगर उसे मदद मांगता है तो मदद नहीं करता है, वही कहा गया इसमें, बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देते हैं, भगा देता है, नहीं करेंगे मदद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न संख्या 8। इसमें कहता है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था, इसका कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है। झगड़े का कारण क्या है वह भी पूछ रहा है, और इस प्रसंग से बताना क्या चाहता है वह भी पूछ रहा है। कहता है कि महान साहित्य लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल माना जाता है। कौन सा खेल, लट्टू का खेल। लट्टू का खेल ज्यादा कोई भारी भरकम खेल है ना, ठीक, तो लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा है तो बच्चे वाला खेल खेलेगा। तो माना जाता है क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा, अच्छा मदन का जो, यानी कि सेन साहब का जो ड्राइवर, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको बताना, कहाँ कमेंट में बताना है। कहता है कि के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तथा उसे धकेल दिया गया। इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खेलने देने से इनकार कर दिया, जिसे कासू और मदन के बीच झगड़ा हो गया। स्वाभाविक है, आपके साथ भी होता होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज खेलने के लिए नहीं दिया तो आप भी नहीं देते होंगे। सेम बात वही हुआ किसके साथ, मदन और कासू के साथ। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि बालक नादान होता है, वो अमीर और गरीब को नहीं देखता है। क्या बालक नादान होता है, वह गरीब है क्या अमीर है वो कुछ सब नहीं देखता है, और वह अपमान सहना नहीं, अपना जो है ना कि मदन जो, वह अपना अपमान सहन नहीं करता है। वही है यहाँ, अपना अपमान सहन नहीं करता है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा अगर अपमान हो गया तो वह उतना मतलब नहीं रखता है, सीधा क्या चीज, आर नहीं तो पार। ठीक, तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि यानी प्रश्न संख्या 9। इसमें कहता है कि महल और झोपड़ी
वालों की लड़ाई में क्या जी, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर इसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाला वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। सीधा देखिए इसमें कहता क्या है, कहता है कि महल वाला और झोपड़ी वाला के झगड़ा में अक्सर झोपड़ी वाला का ही क्या होता है, पराजय होता है, या महल वाला का ही जीत होता है, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो कहता है देखिए जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाला उसकी या उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, कहानी के एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये इसमें कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर यानी कि महल और झोपड़ी का प्रसंग है ना, तो महल और झोपड़ी का मतलब हुआ गरीब और अमीर। क्या जी, गरीब और अमीर। अक्सर जब गरीब और अमीर में जब झगड़ा होता है कौन जीतेगा? स्वाभाविक है जिसके पास पैसा है, मतलब जो अमीर है वही जीतेगा। तो लेकिन बात तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहता है कि जब दूसरे झोपड़ी वाला जो है वह भी दूसरे झोपड़ी वाला का साथ नहीं देता है, वह भी किसका साथ देगा? महल वाला के साथ देता है। वही प्रसंग इसमें है। तो कहता है कि इसका उदाहरण देकर बताने के लिए चलिए इसमें देखिए क्या कहता है। कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा। सीधा सीधी बात है। कहता क्या जी, लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। इस जगह कुछ झोल है। क्या जी, इस जगह झोल है। ठीक, तो क्या है, लेकिन उस जिद से गरीब वर्ग अमीर की सहायता करना बंद कर देगा तो उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगला कहता है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेते हैं। सीधा सीधी बात है। कहता है कि जो मदन का बाप है गिरधर लाल, अगर दूसरे दिन उससे पहले तो जत्ते बच्चा से लड़ता था ना, मतलब बहुत बच्चा से लड़ता था मदन, तो उस समय क्या करता था, जैसे लड़ाई करके आया घर तो उसको जो है मारता था खूब मदन का बाप। लेकिन जिस दिन कासू को मारा उस दिन उसका बाप जो है मदन को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा, वही पूछता है कि क्यों नहीं मारा। मतलब कि मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई कुटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर खूब रोता है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। ठीक, वह अपने मदन अपना और अपने पिता का दोनों का अपमान का बदला जब चुका लेता है तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा कि शाबाश बेटे, मैं चाबस बोल रहा, शाबाश बेटे, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या है। और दो प्रश्न है, क्या को दो प्रश्न है। ठीक, लेकिन 3 प्रश्न है, इस सबको निपटा देते हैं। इसमें अगला है कथक प्रश्न संख्या 11 में कथक सेन साहब मदन कासू, यानी सेन साहब मदन और कासू, कौन सेन साहब मदन और कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। देखिए ये जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जी, इंपॉर्टेंट, VVI जिसको बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहता है क्या जी, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें।
पहला क्या है, उत्तर में कहता है सैन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे। सैन साहब क्या, एक फैक्ट्री का मालिक है जो बहुत घमंडी थे। कैसा था, घमंडी था, दोगला भी था, उसको दोगला बोलिए, क्या घमंडी से बढ़िया शब्द क्या है, दोगला। ठीक, उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। किसको, सैन साहब को बहुत घमंड था। जो वो जिन जिन गरीबों के बलबूते पर फैक्ट्री चला रहे थे। ठीक है, गरीब में कौन काम करता है, गरीब आदमी ही तो वर्कर पर ही फैक्ट्री क्या चलता है, लेकिन उसी वर्कर को क्या करेगा, सताएगा। चलाते थे, महल में निवास करते थे। वो उन्हीं गरीब के बाल बच्चे को खुश देखना नहीं चाहते थे। क्या जी, अपने वर्कर का जो बाल बच्चा था ना, उसको खुश देखना नहीं चाहता था। कौन रे, सैन साहब ने। उसके बाद अगला मदन। मदन जो कि एक स्वाभिमानी बालक था। क्या जी, स्वाभिमानी बालक था। एक बात ध्यान रखिए, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। ठीक, स्वाभिमान बालक था जिसका उम्र 5 से 6 साल का था। ठीक, कितना था, 5 से 6 वर्ष का था, बच्चा था मदन। वह एक बहुत ही ईमानदार बालक था, बहुत ईमानदार था। अगला कासू जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है। घमंडी पिता का घमंडी बेटा है जिसे माता पिता के लाड प्यार से बिगाड़ दिया। वह दुर्लित स्वभाव का बच्चा है। वह जिस पर चाहता उस पर हाथ चला देता था। ठीक, बाप पर भी हाथ चलाता था यह। वह वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता था। जैसे उसका वस्तु, जैसे कोई तोड़ा वस्तु, कौन, कासू, तो उसको उसके बाप को लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। चलिए अगला है गिरधर लाल। कौन है, गिरधर लाल। कहता कि एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था, मदन का पिता था, गरीब व्यक्ति। वह सैन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। क्या, लाचार और बेबस बाप था। वह प्रतिदिन सैन साहब के द्वारा अपमान सहा करता था। देखिए मालिक है, मालिक है तो अपमान सहना ही पड़ता है। जब काम कीजिएगा किसी यहाँ तो ऐसा ही होता है, क्या सहना पड़ता था, ऐसे हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 12 में। कहते हैं आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर है सीधा, कहानी का नायक कौन है, मदन है। ऑब्जेक्टिव में मदन है। अब चलते हैं आगे। कहानी का नायक कौन है, मौलाना मदन। अब इसमें कहता है कि कहानी की आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, ये पूछता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग की नजर में कहानी का नायक मदन है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। नायक किसको मानेंगे, सीधा सीधी बात है, नायक किसको मानेंगे। अच्छा सीधा समझिए, फिल्म सब में क्या होता है, हीरो जो रहता है वह क्या करता है, गुंडा को मारता है, नहीं मारता है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो गुंडा सब बुरा काम करता है, अच्छा काम तो करता नहीं है। तो अच्छा काम कौन करता है, हीरो करता है फिल्म में हीरो। तो वही कहता है कि नायक किसको बोलेंगे, तो जो अच्छा काम करे उसी को नायक बोलेंगे। ठीक, तो चलिए माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ क्या चीज और बड़ा गर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी कि क्या जी, देखिए अपने दोस्तों के साथ, क्या जी मदन जो है अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। उसी वक्त यानी कि उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। खोखा क्या कहता है, लट्टू हम भी खेलेंगे। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घूसा खोखा को जमा देगा, मार लिया खोखा को। किसको मारा, खोखा, यानी कि खोखा को क्यों, देखिए खोखा को जमा देता है। खोखा कौन है, खोखा मदन जिसको बोलते हैं। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन का ईमानदार, यानी कि मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं अगला कहता है क्या जी, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। यानी कि शुरू से ही कहानी में लेखक क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है। क्या जी, व्यंग मतलब नहीं आता है कि ताना मारना, वही कर रहा है। व्यंग यानी व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। जैसे अनेक प्रमाण बोलता है, कहता है हिंदी साहित्य के महान लेखक, सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है। क्योंकि इस कहानी में सैन साहब अपने बेटे को
बेटे को सभी सभी ऐशो आराम दिया है, यानी कि शहंशाह जो अपने बेटे को सभी ऐशो आराम दिया है, उसे इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह, यानी कि गुलामी की तरह घर में रखा तथा उसकी शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। मेन कारण यही है विलन बनाने का, किसका? शहंशाह का। ठीक, तो चलिए अब देखिए आगे क्या, आगे है इसमें ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आई होप आपको जब तक सब्जेक्टिव यानी 13 प्रश्न था, 13 प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।